नमस्कार। आज हम देखेंगे कि कैसे एक ही दिन में दुनिया भर में और हमारे देश में हुई बड़ी-बड़ी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया में कह सकते हैं एक अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस बहुत ही नाजुक सीज़फायर की। अब सवाल यह है कि इस लड़ाई का असर पूरी दुनिया पर क्यों पड़ रहा है। इसे समझने के लिए हमें हॉर्मूज जलडमरू मध्य को देखना होगा। ये वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा अपना तेल मंगाता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए ये डील कितनी कच्ची है, ये यहाँ साफ दिखता है। दोनों तरफ की बातों में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोल दो। वहीं ईरान चाहता है कि उसका कंट्रोल बना रहे और उस पर लगे सारे बैन हटा लिए जाएं। मतलब शर्तें बिल्कुल अलग अलग हैं। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि पाकिस्तान ने बीच बचाव करके 2 हफ्ते का सीज फायर तो करवा दिया, लेकिन दूसरी तरफ लेबनान पर इजराइल के जो हमले हो रहे हैं उससे ये समझौता और भी ज्यादा कमजोर पड़ रहा है। अब देखना यह है कि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत से क्या निकलता है। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब देखते हैं कि इस पूरी उथल पुथल का असर सीधा हमारे देश यानी भारत की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ रहा है। देखिए, पश्चिम एशिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी और हमारी आर्थिक नीतियों पर पड़ता है। ये कनेक्शन बिल्कुल साफ है। और इसका पहला असर देखिए कच्चे तेल के दामों पर। आरबीआई को अपने अनुमान को $70 प्रति बैरल से बढ़ाकर सीधे $85 करना पड़ा, और इसका मतलब साफ है कि इसका असर हम सबकी जेब पर पड़ेगा। अब क्योंकि दुनिया भर में इतना तनाव है तो हमारे सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ने भी सावधानी बरती है। उन्होंने रेपो रेट को 5.25% पर ही रखा है ताकि इकोनॉमी में कोई बड़ा झटका ना लगे। और असर सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। एक और बड़ा नतीजा ये हुआ कि सरकार को किसानों को बचाने के लिए आगे आना पड़ा। जी हाँ, दुनिया में कीमतें बढ़ने की वजह से सरकार ने किसानों के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को 12% तक बढ़ा दिया है। ये आंकड़ा देखिए, पिछले साल के 37,000 करोड़ से बढ़कर अब 41,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब एक और चुनौती पर नजर डालते हैं जो हमारे देश के अंदर ही है। इसे कहते हैं थर्मोडायनामिक बॉटलनेक। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे कपड़ा उद्योग में डिमांड तो खूब है, पर गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि प्रोडक्शन करना ही मुश्किल हो गया है। और ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। सोचिए, सिर्फ गर्मी की वजह से हर साल 259 अरब घंटे का काम बर्बाद हो रहा है। ये हमारे एक बड़े उद्योग के लिए क्लाइमेट चेंज की बहुत भारी कीमत है। चलिए अब इकोनॉमी से हटकर बात करते हैं कुछ बड़े कानूनी बदलावों और हमारे समाज की कुछ सच्चाइयों की। तो सरकार एक नया बिल लाई है, जन विश्वास 2.0। इसके जरिए गवर्नेंस का तरीका बदला जा रहा है। समझिए, पहले क्या होता था, छोटे मोटे बिजनेस से जुड़ी गलतियों पर भी क्रिमिनल केस बन जाता था। अब सरकार का मकसद है विश्वास का माहौल बनाना। इसके लिए 79 अलग अलग कानूनों से 717 ऐसी चीजों को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। इससे होगा ये कि अदालतों पर बोझ घटेगा और बिजनेस करना थोड़ा और आसान हो जाएगा। और ये देखिए, ये एक ऐतिहासिक बदलाव की तस्वीर है। जब महिला आरक्षण कानून पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो हमारी लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी और इनमें से 273 सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए होंगी। ये भारतीय संसद का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन एक तरफ जहां ये बड़ी प्रगति हो रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे समाज में कुछ गहरी चुनौतियां भी हैं। ये आंकड़े देखिए, ये बताते हैं कि ग्रामीण भारत में जमीन का बंटवारा कितना असमान है। सिर्फ 10% परिवारों के पास देश की 44% जमीन है, जबकि लगभग आधी आबादी के पास जरा भी जमीन नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। चलिए अब अंत में कुछ ऐसी खबरों की बात करते हैं जो हमें भविष्य की ओर ले जाती हैं, यानी हमारे देश की साइंस और पर्यावरण से जुड़ी तरक्की। आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, क्रिटिकलिटी। साइंस की भाषा में ये वो पल होता है जब कोई न्यूक्लियर रिएक्टर अपने आप काम करना शुरू कर देता है और बिजली पैदा करने लगता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये उसका स्विच ऑन मोमेंट है। और ये बहुत बड़ी खबर है। भारत ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। कलपक्कम में हमारे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने ये क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। मतलब ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है।
साइंस में एक और कमाल की बात हुई है। हमारे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की दूरियों को नापने का एक बिल्कुल नया तरीका खोज निकाला है। पहले एक पुराना तरीका था, पैरालैक्स, जिसकी अपनी सीमाएं थीं। पर अब ये नई तकनीक पल्सर से आने वाले रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करती है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब हम अब और भी दूर तक देख सकते हैं। और पर्यावरण को लेकर भारत की जो लंबी सोच है वो इस टाइमलाइन में साफ दिखती है। पहले सीएफसीज को हटाया गया और अब एचएफसीज की बारी है। एचएफसीज ये वो गैसें हैं जो हमारे फ्रिज और एसी में इस्तेमाल होती हैं। भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक इनके इस्तेमाल को 85% तक कम कर दिया जाए। अब वापस उस जन विश्वास बिल पर आते हैं। यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है। जैसा कि इस कोट्स में कहा गया है, विश्वास का माहौल बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गंभीर अपराधों को नजरअंदाज किया जाएगा। पब्लिक सेफ्टी और पर्यावरण से जुड़े मामलों में कानून पहले की तरह ही सख्त रहेंगे। तो एक तरफ दुनिया में एक नाजुक सी शांति है, दूसरी तरफ देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक दबाव हैं, और साथ ही साइंस के मैदान में भविष्य की ओर बड़ी छलांगें। इन सबके बीच भारत अपना रास्ता कैसे बनाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब ही आने वाले वक्त में हमारे देश की दिशा तय करेगा।